हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आज मैं आपको 12th का फ्लैमिंगो का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ, जो कि है द लास्ट लेसन। जो इसके ऑथर है वो है अल्फोंस डॉडेट। तो ये एक फ्रेंच नॉवेलिस्ट थे और एक शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। जहाँ पे ये लेसन मतलब जहाँ पे ये स्टोरी सेट की गई है वो है ऑन द डेज़ ऑफ फ्रांसो प्रूशियन वॉर, जो कि 1870 से 71 के बीच में हुई थी। और इस लड़ाई में जो प्रूशिया के लोग थे उन्होंने फ्रांस को डिफ़ीट कर दिया था। मतलब जो प्रूशिया थी वो जीत गई थी, और जो फ्रेंच की कुछ डिस्ट्रिक्ट्स थी एल्सास और लॉरेन, उन पे भी इन्होंने अपना कब्ज़ा जमा लिया था। तो अब इसमें ये बता रहे हैं कि भाई इन सब चीज़ों, इन वॉर के इफ़ेक्ट से स्कूल लाइफ पे क्या अफेक्ट पड़ता है। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारी विदाउट वेस्टिंग टाइम। लेट्स स्टार्ट आवर स्टोरी। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। मैं स्कूल के लिए बहुत लेट तैयार हुआ। एंड वॉज इन अ ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग। ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग का मतलब है, ड्रेड मतलब डरना, और स्कोल्डिंग मतलब मैं किसी उनकी मेरी डांट से डर रहा था। Especially because M. Hamill had said that he would question us on participles and I didn't know the first word about them. तो वो ये बताता है कि मैं बहुत डरा हुआ था डांट से। किसकी डांट से? एम हैमिल की डांट से, जो उनके टीचर हैं। स्पेशली तो इसलिए क्योंकि वो हमसे पार्टिसिपल्स के ऊपर क्वेश्चंस पूछने वाले थे और मैं उसके बारे में एक वर्ड भी नहीं जानता था। तो दो बातों के लिए वो डरा हुआ था कि उसे डांट पड़ेगी। क्यों पड़ेगी? पहला तो वो एक तो लेट तैयार हुआ तो स्कूल लेट पहुंचेगा, और स्पेशली बिकॉज एम हैमिल उससे पार्टिसिपल्स पे क्वेश्चन पूछेंगे जो उसने बिल्कुल भी नहीं पढ़ रखा है। फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स। एक बार तो मैंने क्या सोचा कि भाई मैं यहाँ से भाग जाता हूँ, और ये जो डे आउट ऑफ डोर्स, इसका मतलब ये है कि स्कूल के गेट के बाहर से ही भाग जाता हूँ और बाहर ही बिताऊँगा अपना पूरा दिन। इट वॉज सो वार्म, सो ब्राइट, द बर्ड्स वर चर्पिंग एट द एजेस ऑफ द वुड्स एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉमिल द प्रूशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग। तो वो क्या बताता है कि बाहर कितना वार्म है, कितना ब्राइट है, बर्ड्स ऐसे चर्पिंग कर रही हैं वुड्स के ऊपर, और पिछले वाले इलाके में फील्ड में जो प्रूशियन सोल्जर्स हैं वो सॉमिल से ड्रिलिंग कर रहे हैं। तो दैट वॉज मोर टेम्पटिंग देन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स, बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट एंड हरीड ऑफ टू स्कूल। तो वो क्या कहता है? टेम्पटिंग का मतलब वो उसे ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि वो बाहर की जगह में अपना दिन बिताए, बल्कि रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स से। लेकिन आई हैड द स्ट्रेंथ, पर उसमें इतनी हिम्मत थी कि वो स्कूल चला जाए, और वो एकदम से भाग के गया। When I passed the town hall, there was a crowd in the front of the bulletin board. तो जैसे ही वो टाउन हॉल से जाता है, टाउन हॉल वो जगह होती है जहाँ पे नोटिस बोर्ड पे पोस्टर्स लगाए जाते हैं, तो वो वहाँ पे क्या देखता है कि वहाँ पे बहुत भीड़ जमा हुई होती है। फॉर द लास्ट 2 years ऑल आर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर। तो पिछले 2 सालों से बैड न्यूज़ क्या मतलब? अब उन्होंने, जो प्रूशियन वाले थे, उन्होंने फ्रांस पे कब्जा जमा लिया था, तो अब जो भी उनके साथ बुरा होता था वो इसी बोर्ड से पता चलता था। द बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर। द लॉस्ट बैटल्स, द ड्राफ्ट, द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर्स, जो भी उनके साथ होता था वो सब इसी से पता चलता था। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग, वॉट कैन बी द मैटर नाउ। अब वो बिना चलते जा रहा है, और चलते चलते वो सोच रहा है कि अब क्या प्रॉब्लम हुई होगी भाई, अब क्या ये करने वाले हैं। Then, as I hurried by as fast I could go, the blacksmith washer who was there with his apprentice. तो जैसे वो जल्दी जल्दी भागे जा रहा था, तो जितनी जल्दी वो जा सकता है, क्योंकि वो लेट हो रहा था भाई स्कूल के लिए,
अ ब्लैक स्मिथ जो लोहार था जिसका नाम था वॉशचर अपने अप्रेंटाइज के साथ, अप्रेंटाइज कौन होता है, जो इसके साथ जो ब्लैक स्मिथ का साथी होता है उसको बोलते हैं। रीडिंग द बुलेटिन कॉल्ड आफ्टर मी, तो वो जो लोहार था वो बुलेटिन पढ़ रहा था। अब वो पढ़ते पढ़ते एकदम से मुझे पीछे से बुलाता है और कहता है डोंट गो सो फास्ट बम, यू विल गेट टू योर स्कूल इन द प्लेंटी ऑफ टाइम। तो वो कहता है इतनी जल्दी मत भागो, अभी तो बहुत समय है, तुम आराम से जा सकते हो। I thought he was making fun of me and reached M. Hamel's little garden all out of breath. उसे लगा कि भाई वो उसका मजाक उड़ा रहा है। He was making fun of me and reached M. Hamel's little garden all out of breath. अब मैं आपको बता देता हूँ, अब मैं आपको बता देती हूँ कि भाई ये जो सेटअप लग रहा है वो ये है कि यहाँ स्कूल है, जो भी है ये स्कूल है, और यहाँ पे M. Hamel का गार्डन है। तो ये वहाँ पहुँच जाता है, मतलब स्कूल पहुँच जाता है। इसका मतलब ये है, इन्होंने ये कहा है कि वो M. Hamel लिटिल गार्डन पहुँच जाता है। इसका मतलब है ही है कि वो स्कूल पहुँच जाता है। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगैन देयर वाज अ ग्रेट बस्टल which could be heard out in the street. The opening and closing of desks, the lessons repeated in unison very loud with our hands over our ears to understand better, and the teacher's great ruler rapping on the table. तो वो ये बताता है कि यूजुअली जब भी स्कूल स्टार्ट होता था देयर वाज अ ग्रेट बसल। बसल मतलब बहुत ज़ोर से शोर होता रहता था। जो हमारे पास में जो गली थी उसी में पता चल जाता था, इसका इतना शोर होता था कि भाई डेस्क का ओपन होना, खुलना, बंद होना, लेसन्स रिपीटेड होना, सब एक साथ। यूनिसन यहाँ पे क्या बताता है, यूनिसन मतलब एक साथ बहुत ज़ोर ज़ोर से बोलते थे, और हम अपने हाथों से अपने कान को ढक लेते थे जिससे हम अच्छे से समझ पाएँ, टू अंडरस्टैंड बेटर। और किसकी आवाज़ आती थी, द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, वो ज़ोर ज़ोर से टेबल पे मार रहा होता था। बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल, पर अब बहुत चुपचाप था, मतलब बहुत शांति थी, कोई शोर की आवाज़ नहीं आ रही थी। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बींग सीन। अब कमोशन मतलब क्या बोल रहे हैं कि भाई मैंने ऐसा सोच लिया था कि अब इतना शांति है और अब वो कैसे चुपचाप डेस्क के पास चला जाए, ऐसे तो हो ही नहीं सकता। बट ऑफकोर्स द डे एवरीथिंग हैड टू बी सीम एज क्वाइट संडे मॉर्निंग। अब यहाँ पे सिग्निफिकेंस दिया है विद द संडे मॉर्निंग। संडे मॉर्निंग से ये क्या बताता है कि उस दिन एकदम जैसे संडे को स्कूल बंद रहता है तो चुपचाप रहता है ना, तो वैसे ही एकदम शांत हो रहा था। अब वो चुपचाप अपनी डेस्क पे जाके कैसे बैठ सकता है कि टीचर उसे देखे ही नहीं। थ्रू द विंडो I saw my classmates already in their places and M. Hamel walking up and down with his terrible iron ruler under his arm. अब वो क्या देखता है कि जो विंडो से देखता है कि वो अपने क्लासमेट्स को देखता है कि वो ऑलरेडी अपनी प्लेसेस पे हैं और एम हैमल भी ऊपर नीचे चले जा रहे हैं अपने ख़तरनाक आयरन रूलर को लेके अपने आर्म के नीचे। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी। अब मुझे गेट खोलना था और उनके सामने जाना था, सबके सामने से निकल के मुझे अपनी सीट पे जाना था। तो हम सोच भी सकते भाई ऐसे कैसे हो सकता है कि टीचर देखे नहीं और हम चुपचाप चले जाएं। अब उसने तो सोच लिया था भाई इसकी शामत आ गई है। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लश्ड एंड हाउ आई फ्राइटेंड आई वॉज। अब वो यहाँ पे बता ही रहा है कि भाई तुम सोच ही सकते हो मैं कितना डरा हुआ था। बट नथिंग हैपन, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। देखते हैं क्या नहीं हुआ। M. Hamel saw me and said very kindly, "Go to your place quickly, little Franz. We were beginning without you." अब वो कहता है कि बेटा तुम अपनी जगह पे चले जाओ। ऐसा कुछ नहीं होता है वहाँ पे कि वो उसे डांटता है कुछ भी करता है। वो कहता है वो कि M. Hamel मुझे देखते हैं और बिल्कुल प्यार से काइंडली बोलते हैं कि अपनी प्लेस पे जल्दी से चले जाओ, हम तुम्हारे बिना ही हमने चैप्टर स्टार्ट कर दिया था। अब इधर जो नोटिस करने वाली बात ये है लिटिल फ्रांस। तो इधर जो आई से हम रेफरेंस से बातें कर रहे थे, तो जो वो बच्चा है उसका नाम क्या है, फ्रांस। तो ये आपको याद रखना है। वी वर बिगनिंग विदाउट यू। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सैट डाउन एट माई डेस्क। अब वो एक बेंच से ऊपर से जल्दी से भाग के अपनी डेस्क पे जाके बैठ जाता है। नॉट टिल देन व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट। जब तक मैं अपने डर से बचता हूँ तब तक वो क्या देखता है, डिड आई सी दैट द टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटिफुल ग्रीन कोट, हिज फ्रिल्ड
shirt and the little black silk cap and all embroidered that he never wore except on inspection and price days. अब ये क्या बता रहे हैं, ये ऐसे डिज़ाइन कपड़े ये तभी पहनता था. कैसे डिज़ाइन कपड़े? ये जो इसने इसमें दिखा रखे हैं, लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, सारे एम्ब्रॉयडर्ड, ये फ्रिल शर्ट, ये तभी पहनता था जिस दिन या तो कोई स्कूल का इंस्पेक्शन होता था उस दिन, या फिर कोई प्राइस सेरेमनी. अब आगे क्या बोल रहे हैं? Besides, the whole school seemed so strange and solemn, but the thing that surprised me the most was to see on the back benches that were always empty the village people sitting quietly like ourselves. अब वो क्या देखता है कि इन सब चीज़ों के अलावा जो उसे सबसे सरप्राइजिंग वाली जो थिंग लगी वो ये थी कि भाई एक तो पूरा स्कूल शांत था और ये बिल्कुल मतलब स्ट्रेंज जैसे बिहेव कर रहा था. उसके अलावा जो उसे सरप्राइज़ करी वो ये थी कि जो बैक बेंचेस जो कि यूजुअली मतलब ज़्यादातर खाली रहती थी, कोई उन पर बैठता नहीं था, उस दिन द विलेज पीपल, गांव के लोग वहाँ बैठे हुए थे और चुपचाप उनके जैसे ही पढ़ रहे थे जैसे बाकी बच्चे पढ़ते हैं. अब ये बोर्ड में ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई जो विलेज पीपल थे वो बैक बेंचेस पे क्यों बैठे थे. तो ये आप देखना आगे, फिर आपको समझ में आएगा. मैं आपको वीडियो के एंड में बता भी दूंगी कि इसका आंसर क्या है, तो इस पर आप थोड़ा ध्यान रखना इस क्वेश्चन पे. हम आगे देखते हैं. ओल्ड हॉजर with his three cornered hat, the former mayor, the former postmaster and the several other besides. तो बता रखा है यहाँ पे कौन कौन बैठा था. ओल्ड हॉजर अपनी 3 कॉर्नर्ड हैट के साथ, फॉर्मर मेयर, फॉर्मर पोस्टमास्टर एंड सेवरल अदर बिसाइड्स. तो ये भी बोर्ड में पूछा जाता है कि जो विलेज पीपल थे वो कौन कौन बैठे थे. तो ये आप अपना इसमें से आंसर लिख सकते हो. एवरीबडी लुक्ड सैड एंड हॉजर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्रिंटर. सब बहुत दुखी लग रहे थे और हॉजर था वो भी अपने लिए एक प्राइमर लाया था. प्राइमर क्या होता है? एक बुक होती है जिसमें वो पढ़ते हैं. थम्ब एट द एजेस मतलब वो बहुत पुरानी हो चुकी थी कोने पे से. he held it open on his knees with his great spectacles lying across the pages. तो जो उस बुक के पेजेस थे उस पे उसके चश्मा रखा हुआ था और उसने अपने घुटनों को बैठ के वो बैठा था. While I was wondering about it all, M. Hamill mounted his chair and in the same grave and gentle tone which he had used to me said, "My children." अब भाई सब वो इसके बारे में सब सोच रहा था, तो सोचते सोचते बीच में क्या है, एकदम से एम हैमिल माउंटेड ऑन हिज चेयर एकदम से खड़े हो जाते हैं उसी ग्रेव के साथ, उसी टोन के साथ, उसी जेंटल टोन के साथ जिस टोन से उसने फ्रांस से बात करी थी. वो खड़े हो जाते हैं और बहुत प्यार से कहते हैं, मेरे बच्चों, दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू. ये मेरा लास्ट लेसन होगा जो मैं तुम्हें दूंगा. The order has come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine. तो अब तुम्हें पता चलेगा वो जो वहाँ पे टाउन हॉल में जो नोटिस बोर्ड लगा था उस पर क्या लिखा था और वहाँ पे लोग ऐसे क्यों घूम रहे थे उसके आसपास. तो उस नोटिस बोर्ड पे ये लिखा था कि बर्लिन से ऑर्डर आ गया है कि भाई अब जर्मनी टू टीच की जाएगी एल्सास और लॉरेन के स्कूल में जिस पे प्रूशिया ने अपना कब्ज़ा जमा रखा है. द न्यू मास्टर comes tomorrow. This is your last French lesson. I want you to be very attentive. अब वो क्या कहता है कि जो तुम्हारा नया मास्टर है वो कल से आ जाएगा और तुम्हें जर्मन पढ़ाना स्टार्ट कर देगा और ये तुम्हारा लास्ट लेसन है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम बहुत अटेंटिव रहो क्योंकि इसके बाद तो तुम्हें कभी पढ़ने को मिलेगा नहीं. What a thunderclap these words were to me. थंडरक्लैप मतलब बहुत शॉकिंग वर्ड्स थे ये मेरे लिए. मैं तो एकदम से बहुत चक्का हो गया था, ये क्या हो गया. ओ द रिचेस दैट वॉज दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल मतलब यहाँ पे ये बता रहे कि अच्छा ये लिख रखा था उन्होंने वहाँ पे. माई लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरा लास्ट फ्रेंच लेसन होगा ये. वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, मुझे तो अभी फ्रेंच लिखना भी नहीं आता है. आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, और अब मैं उसे और नहीं पढ़ पाऊँगा. आई मस्ट स्टॉप देयर देन. ओ हाउ सॉरी आई एम for learning my lessons, for seeking birds eggs or going slide on the Saar. अब ये क्या कहते हैं,
फ्रांस क्या कहता है कि अब मैं यहीं रुक जाऊंगा, मैं आगे नहीं पढ़ पाऊंगा फ्रेंच को। ओह, मैं अपने लिए कितना सॉरी फील करता हूँ कि मैं बहुत सॉरी फील कर रहा हूँ, मैं बहुत गिल्ट फील कर रहा हूँ कि मैंने टाइम पे अपने लेसन्स लर्न नहीं किए, उन्हें ध्यान से नहीं पढ़ा, और मैं बस उनके बच्चों को, बर्ड्स के बच्चों को ढूंढने में या फिर सार में स्लाइडिंग करने ही चलता गया। माई बुक्स दैट हैड सीन सच अ न्यूसेंस अ वाइल अगो, ये जो मेरी पहले बुक्स थी, ये मुझे न्यूसेंस लगती थी, बेकार लगती थी। सो हैवी टू कैरी, बहुत भारी लगती थी पकड़ने में। माई ग्रामर, मेरी हिस्ट्री ऑफ सेंट्स वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ दैट आई couldn't गिव अप। अब ये मेरे ओल्ड फ्रेंड्स बन चुके थे, जो पहले मुझे ये जो बुक्स थी, ये पहले मुझे बोझ लगती थी, लेकिन अब मेरे लिए यही मेरी पुरानी दोस्त है, जिनको मैं अब छोड़ नहीं पाऊँगा। एंड हैमिल टू, the idea that he was going away, that I should never see him again, had made me forgot all about his ruler and how cranky he was. अब वो कहता है कि एम हैमल भी दुखी हैं, और वो उनके लिए भी मैं बहुत दुखी फील करता हूँ कि उनका ये आइडिया है मेरे दिमाग में कि मैं उनको कभी देख नहीं पाऊँगा, वही मुझे डरा देता है। मैं ये सब भूल चुका हूँ कि उन्होंने क्या रूलर से वो मुझे मारते थे। क्रैंकी, व्हाट डू यू मीन बाय क्रैंकी हियर? हेयर क्रैंकी सिग्निफाइज कि वो कितने गुस्सेदार थे, कैसा भी था उनका बिहेवियर, लेकिन मैं उन्हें कभी भूल नहीं पाऊँगा।